नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के दुमका में परेशान करने वाले एक शख्स द्वारा लड़की को जिंदा जलाए जाने के मामले में हंगामा बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है और प्रशासन को शहर में धारा 144 लगानी पड़ी है। इसका मतलब है कि बिना अनुमति अब 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। लड़की को जिंदा जलाने के आरोपी की पहचान 19 वर्षीय शाहरुख हुसैन के रूप में हुई है। आरोपी शाहरुख और आग लगाने के लिए पेट्रोल लगाने में मदद करने वाले उसके सहयोगी छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शाहरुख कुछ समय से उस लड़की को परेशान करता था। पुलिस ने कहा है कि जलाने की वो घटना मंगलवार को दुमका शहर में हुई, जब आरोपी ने महिला पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा थी और उसे 90% जलने के बाद गंभीर हालत में पहले दुमका के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने कहा कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया। झारखंड के दुमका शहर में अंकिता सिंह नाम की किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में बीबीसी ने पीड़ित परिवार से बात की। इस दौरान किशोरी के पिता संजीव सिंह ने कहा कि शाहरुख पिछले कुछ दिनों से बेटी अंकिता को परेशान करता था। 10-12 दिन पहले उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका फ़ोन नंबर ले लिया और उसे बार बार फ़ोन कर तंग करने लगा। बेटी ने यह बातें मुझसे बताई तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन 22 अगस्त की शाम उसने अंकिता को फ़ोन कर कहा कि अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो उसे जान से मार देगा। बीबीसी के अनुसार संजीव सिंह ने कहा कि अंकिता ने मुझसे ये बात भी बताई। तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सुबह होने पर शाहरुख और उसके घर के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बीच 23 अगस्त की सुबह उसने खिड़की के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़ककर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई और आखिर में हम उसकी जान नहीं बचा सके। मेरी मासूम बेटी मर गई। संजीव सिंह ने इसके साथ ही कहा कि अब मेरी बेटी नहीं बची, इसलिए मेरी मांग है कि शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए, तभी उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वो तड़प कर मरी है, उसके हत्यारे को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। अंकिता की हत्या के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज में बुराइयां बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये घटना दिल दहला देने वाली है। कानून अपना काम कर रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। सोरेन ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों और अधिक सख्त बनाने के लिए कानून लाए जाने चाहिए। इस बीच बीजेपी नेताओं ने सोरेन सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इलाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अंकिता के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। यूपी पुलिस ने मुरादाबाद जिले के छजलैट में घर में बिना पूर्व अनुमति के एक साथ नमाज पढ़ने के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये अपनी तरह का यूपी में पहला मामला है जब घर में नमाज पढ़ने पर केस दर्ज किया गया हो। आमतौर पर यूपी के तमाम घरों में हिंदू मुसलमान अपने घरों में पूजा पाठ के सामूहिक आयोजन करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। इस मामले में भी छजलैट में जमात की नमाज का सामूहिक आयोजन था, जिसमें 30 से 40 लोग जुटे थे। पुलिस के मुताबिक हिंदू समुदाय के कुछ सदस्यों ने कहा कि 2 व्यक्ति वाहिद और मुस्तकीम कई लोगों के साथ अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि इसका कुछ हिंदुओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि छजलैट क्षेत्र के दुल्हेपुर गांव में 2 ग्रामीणों के घर पर बिना किसी सूचना के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां नमाज पढ़ी। वहां के कुछ हिंदुओं ने उन्हें इसके लिए आगाह किया, लेकिन वो नहीं माने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने घर में नमाज पढ़ने पर FIR होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? ओवैसी ने टीवी चैनल पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। घर में नमाज करने में आपत्ति क्यों है? ये अन्याय है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के चलते 31 अगस्त को बेंगलुरु में मीट बिकने और पशुओं के वध पर रोक लगा दी है। यह आदेश महानगर पालिका के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। इस साल अप्रैल में रामनवमी के दौरान भी महानगर पालिका ने एक सर्कुलर जारी कर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इससे पहले गांधी जयंती और महाशिवरात्रि पर भी मीट की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश महानगर पालिका की ओर से दिया गया था। महानगर पालिका ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और इस वजह से जानवरों की हत्या और मीट बेचे जाने पर रोक रहेगी।
बता दें, इस साल दक्षिणी दिल्ली के महापौर द्वारा नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग के दौरान भी विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा में उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की। विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की और बैनर भी लहराए। विधायक दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सक्सेना 1400 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमवार रात को दिल्ली विधानसभा में रोकेंगे और मांग करेंगे कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि जांच में क्या दिक्कत है, इसलिए आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि उपराज्यपाल पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मारलेना ने विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्कालीन चेयरमैन थे और वो काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे। आतिशी ने कहा कि आयोग के कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने बयान दिया है कि सक्सेना ने तबादले की धमकी देकर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन उपराज्यपाल के नाम को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के घर पर छापेमारी भी नहीं की गई और पूरे मामले को दबा दिया गया। जबकि विधायक भारद्वाज ने कहा कि दोनों कैशियर ने कहा कि खादी विभाग के 2 अधिकारियों ने अजय गुप्ता और एक गर्ग ने उन्हें डराया कि ये पैसा विनय सक्सेना का है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से इसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जहां घर वालों को लगे ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर भाजपा के साथ जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग क्लर्कल काम के लिए बैठे हैं। जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं भाजपा के इलाकों में उनके लिए 1 वोट नहीं जोड़ सकता और वो मेरे में आधा वोट नहीं जोड़ सकते। गुलाम नबी आज़ाद ने उनका बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोपों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आज़ाद ने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी से वो मिले हैं जो उनका सपना पूरा किए हैं, मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताएं कि वो मिले हुए हैं या मैं मिला हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आज़ाद ने साथ ही कहा कि वो सोनिया गांधी का अभी भी वही सम्मान करते हैं और राहुल गांधी के लिए भी उतना ही सम्मान है जितना राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे के लिए होना चाहिए। आज़ाद ने इसके साथ कहा कि बहुत अरसे तक हमने उनको सफल लीडर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक जगह रुकते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और अंत में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर दिया और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें, याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने की अपील पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये हमें मंजूर नहीं है। आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और जब मामला लिस्ट होता है तो आप टालना चाहते हैं। हम फोरम शॉपिंग को अनुमति नहीं देंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने वकीलों के दूर से आने का जिक्र करते हुए कहा कि वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। इस पर जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक केवल 2.5 घंटे दूर है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में 2 सप्ताह का समय मांगने के बावजूद कोर्ट ने कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया और मामले को 5 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया। बता दें कि हिजाब बैन मामले में 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का राज्य सरकार का आदेश सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी। दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीक कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीक पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 4 माह में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की जाए। इस साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा था इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए।
हाईकोर्ट में मनीष यादव की ओर से याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया था। इन संगठनों का मानना है कि ईदगाह मस्जिद वाली जगह पर ही कंस की जेल हुआ करती थी। रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद का एक वीडियो बीसीसीआई सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जीत के बाद तिरंगा लहराने से मना करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल जीत के बाद जब जनता तिरंगा को लहरा रही होती है और तालियां बजा रही होती है, इस बीच एक व्यक्ति जय शाह के पास तिरंगा लाता है और तिरंगा हाथ में लेने की अपील करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जय शाह हाथ हिलाकर उसे लेने से तुरंत मना कर देते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस के पार्टी नेता जयराम रमेश ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, तिरंगे से दूरी की आदत इनकी कई पीढ़ियों पुरानी है, जाएगी कैसे। भारतीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने लिखा है, सोचिए अगर किसी और ने तिरंगा लहराने से इनकार कर दिया होता। हालांकि इस पर अभी जय शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।